तो आज हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ वोल्टेज V इक्वल टू 283 sin 314t and expression of current is found to be I equal to 4 sin 314t minus 45t. Find the value of resistance, comma इंडक्टेंस एंड पावर फैक्टर। समझ में आ रहा है क्या क्या दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस मतलब R, इंडक्टेंस मतलब L, आर कनेक्टेड इन सीरीज, वो आपस में किस तरीके से जुड़े हैं, सीरीज में, ठीक। अक्रॉस अ वोल्टेज मतलब एक ये दोनों जो सीरीज कॉम्बिनेशन है आर एल का, किसके क्रॉस कनेक्ट है, V वो एक वोल्टेज है जिसकी वैल्यू कितनी है 283 sin 314 की। ये किस फॉर्म में है, ये इंस्टेंटेनियस फॉर्म में है, मतलब वोल्टेज की एक्सप्रेशन के फॉर्म में। एंड करंट एंड द एक्सप्रेशन ऑफ करंट इज फाउंड टू बी, उस टाइम जो करंट फाउंड हुआ हमें करंट का वो कितना हुआ मिला, एक्सप्रेशन क्या मिला 4 sin 314 t minus 45, ठीक। ये हो गया था। हमको क्या बतानी है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू बतानी है, गामा इंडक्टेंस मतलब एल की वैल्यू बतानी है, पावर फैक्टर, ठीक, पावर फैक्टर मतलब cos फाई बताना। तो देखिए यहाँ पे एक हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का आर यहाँ पे जोड़ रखा है सर्किट डायग्राम में, तो उसके क्रॉस का जो वोल्टेज है उसको हमने दिखा दिया है कितना 283 sin 314। इसके कारण फ्लो करने वाला जो करंट है 4 sin 314 ब्रैकेट के अंदर 314 t minus 45, ठीक। यहाँ वोल्टेज और करंट की एक्सप्रेशन लिख लिया सॉल्यूशन करने से बनाने से पहले, ठीक। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें पहले क्या क्या डाटा हमको कैलकुलेट हो सकता है वो पहले इससे निकाल लेंगे। तो वोल्टेज की इक्वेशन में 283 क्या है, ये V max से नोट कर लिए, V max इक्वल टू 283 वोल्ट। करंट की एक्सप्रेशन में 4 क्या है, I max है, इसको नोट कर लिया, I max इक्वल टू 4 एम्पीयर। फिर बात करें ये आपका जो 314t है दोनों इक्वेशन में वो क्या है, वो ओमेगा टी का पोजीशन है, तो ओमेगा टी की पोजीशन में मतलब 314t क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा नोट कर लिया 314 रेडियन पर सेकंड, ठीक। अब बात करेंगे क्या वोल्टेज का फेज क्या है, तो ओमेगा टी में मतलब 314t में प्लस माइनस कुछ नहीं है, यानी कि वोल्टेज का फेज 0। इसी तरीके से करंट का फेज चेक करेंगे जब हम, तो करंट में जो ओमेगा टी में प्लस माइनस कितना है वो 45 डिग्री, यानी कि करंट का जो फेज है वो 45 डिग्री। तो अगर हम वोल्टेज से करंट के बीच का फेज एंगल चेक करेंगे, आपको हमने कई बार बता चुके हैं कि आपको जब भी फेज एंगल चेक करना होगा जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, तो थोड़ा देखते हैं हमेशा वोल्टेज और करंट के बीच, तो वोल्टेज का फेज 0 है और करंट का फेज -45 है, तो 0 से 45 के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 45 भी बनेगा, ठीक। इसलिए जो फेज एंगल फाई है यहाँ पे नोट कर लिया, फाई इक्वल टू 45। अब देखिए हम तो वैल्यू किसकी किसकी निकालनी है, रेजिस्टेंस की निकालनी है, इंडक्टेंस की निकालनी है और पावर फैक्टर। तो हमने बताया रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल आर, इंडक्टेंस मतलब कैपिटल आर और पावर फैक्टर मतलब पावर। ये डाटा कैलकुलेट करना हमको। तो सबसे पहले इतना जो हमको डाटा मिला हुआ है, देखिए लिखा हुआ रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्वेश्चन मार्क बना है, इंडक्टेंस एल की वैल्यू क्वेश्चन मार्क बना और पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। मतलब ये डाटा कैसे, तो हमको जो डाटा अभी हमने निकाला है वह गिवन वैल्यूज से, तो हमने क्या क्या निकाला, V max निकाला, I max निकाला है, ओमेगा निकाला और फाई निकाला। तो इसमें से हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले पावर फैक्टर cos फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि cos फाई क्या होता है आपको हमने बताया था डेफिनेशन cos फाई का, पावर फैक्टर का कोसाइन ऑफ द फेज एंगल, कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट इज नोन एज पावर फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट, ठीक। क्लियर है, कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट इज नोन एज पावर फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट। तो हमको क्या कर लेना, कोसाइन ले लेना किसका, जो फेज एंगल हमारा बनना है वोल्टेज और करंट, और फेज एंगल को किससे नोट करना है, फाई से। तो हम क्या लिखेंगे cos फाई की वैल्यू यहाँ गलत लिख दिया गया, ये इस तरीके से नहीं लिखना था, cos फाई इक्वल टू यहाँ लिखना था cos 45। क्लियर है, इसको आप लोग बताया जा रहा है, आप लोग अपने हिसाब से इसको करेक्शन करते हुए समझ लें और पढ़ लेंगे, ठीक। आपको यहाँ पे क्या समझना है कि ये cos फाई इक्वल टू 45 नहीं है, हम cos फाई में फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.707। तो यही आपका cos फाई की वैल्यू हो जाएगी, cos फाई की वैल्यू 0.707, मतलब यही आपका सर्किट का पावर फैक्टर है। अब बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे कि सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस निकालना। तो अभी आपको ये भी समझना है कि जब हम L को यूज करते थे तो एक्सेल में कन्वर्ट कर करके यूज करते थे, और एक्सेल की वैल्यू क्या होती थी ओमेगा इंटू एल,
फिगर में देखिए यहाँ पे L इक्वल टू लिखा है, L इक्वल टू नहीं रहेगा, यहाँ एरो रहेगा, मतलब L को हम चेंज करेंगे एक्सेल में और एक्सेल इक्वल टू होगा ओमेगा इनटू L, ठीक। एक्सेल L का यूज हम एक्सेल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे क्या कि अगर हमको कभी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस ये डाटा पूछता है तो पहले उस सर्किट का इंपीडेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है बात? अगर हमको कभी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस भी पूछता है उस सर्किट के अंदर पहले सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, उस सर्किट का इंपीडेंस कैलकुलेट करना, क्योंकि इंपीडेंस के अंदर दोनों ही टर्म छुपे होते हैं। दोनों ही टर्म मतलब अगर आरएल सर्किट है तो आर और एक्सएल छुपा होगा, आरसी सर्किट है तो आर और एक्सएल छुपा होगा, आरएलसी सर्किट है तो आरएल और सी तीनों छुपा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ा दें। तो यहाँ पे जब हम पहले जेड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हमको गिवन डाटा क्या यही है, इतना गिवन डाटा, ठीक। क्लियर है सबको? इतना ही गिवन डाटा है हमारे पास। तो अब हमारे पास देखें कि हमने जब भी आपको हर एक सर्किट में हमने सॉल्व कराया था, जब वोल्टेज ट्रायंगल बनाया था तो वोल्टेज ट्रायंगल में आप देखेंगे अगर आपने नोट्स बना रखा हो मतलब खुद से देख कर करके या आपके पास जैसे भी है, अगर आप देखेंगे क्या कि हर बार जब हम वोल्टेज ट्रायंगल बनाते थे तो वोल्टेज ट्रायंगल के नीचे जब सप्लाई वोल्टेज भी कैलकुलेट करते थे तो सप्लाई वोल्टेज भी कन्वर्ट होकर करके किसमें आ जाता था, V इक्वल टू आई इंटू जेड के फॉर्म में, V इक्वल टू आई इंटू जेड के फॉर्म में आ जाता था। और जहाँ पे जेड को ही इम्पीडेंस कहते हैं और वहां पे हमने आपको बताया था कि जो बी और आई लेके चलते हैं वो अपने आरएमएस फॉर्म में, लेकिन आपको डाटा किसमें पता है, मैक्सिमम फॉर्म में, मतलब बी मैक्स की वैल्यू पता है, आई मैक्स की वैल्यू पता है। बी मैक्स कितना है 283, आई मैक्स कितना है 488, ठीक। तो हमने आपको बताया था V इक्वल टू आई इंटू जेड लिखें या V मैक्स इक्वल टू आई मैक्स इंटू जेड लिखें, एक ही बात है, क्योंकि हमने आपको ये बताया था अगर हम वोल्टेज मैक्सिमम फॉर्म में यूज करें तो करंट भी मैक्सिमम फॉर्म में होगा, वोल्टेज आरएमएस फॉर्म में यूज करें तो करंट भी आपका आरएमएस में होगा, वोल्टेज एवरेज फॉर्म में यूज करें तो करंट भी, मतलब अगर एक डाटा अगर वोल्टेज एक फॉर्म में है तो करंट भी उसी फॉर्म में होगा। समझ में आ रहा है? वोल्टेज जिस भी फॉर्म में होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव क्वांटिटीज का हमने बताया था कई डिफरेंट वैल्यूज होती है, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इस तरीके से जो भी 4-5 वैल्यूज हैं एक अल्टरनेटिव क्वांटिटीज की अलग-अलग वैल्यू होती है। तो अगर एक क्वांटिटी जिस फॉर्म में है तो उससे कैलकुलेट होने वाला जो दूसरा वैल्यू होगा वो भी उसी फॉर्म में ही कैलकुलेट होगा। क्लियर है? ये सब कंसेप्ट आप लोग दिमाग में रखेंगे। तो जब हमारा जो V इक्वल टू आई जेड है, आरएमएस फॉर्म में V इक्वल टू आई जेड है, तो मैक्सिमम फॉर्म में क्या लिखेंगे, V मैक्स इंटू आई मैक्स इंटू जेड। जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू जाएगा बी मैक्स अपॉन आई मैक्स। तो बी मैक्स में जेड इज इक्वल टू बी मैक्स और आई मैक्स में वैल्यू पुट कर देंगे तो 283/4 की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा 70.75, ठीक। अब हम बात करेंगे क्या, ये जो 75 तो 70.75 ओम ये किसमें मेजर होगा, इंपीडेंस हमने बताया था ओम में मेजर होगा, ठीक। ये सारी चीजें ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे क्या, अब हमको सर्किट का जेड मिल गया, अब हम जेड सर्किट का जेड मिल गया है तो अब हम कोशिश करेंगे सर्किट का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से पहले आपको मिलेगा एक्सेल, क्योंकि आप एल को हमेशा यूज करते हैं एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्सएल को कैलकुलेट करने से पहले मिलेगा हमको एक्सेल, ठीक। तो पहले हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कैलकुलेट, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, एक्सेल को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने की आपको कोशिश करना है, ठीक। तो जब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हम जब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले सोचेंगे क्या आपको कैलकुलेट हो सकता है। तो जब देखेंगे हमको क्या कैलकुलेट हो सकता है तो वहां से हम ध्यान देंगे कि एक हमारा पावर फैक्टर किसको कहते हैं, cos फाई को कहते हैं, ठीक। तो एक पावर फैक्टर का फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था किससे, इंपीडेंस ट्रायंगल से। तो इंपीडेंस ट्रायंगल से पावर फैक्टर का फार्मूला जो कैलकुलेट किया था वो क्या था, cos फाई इक्वल टू r बाय z, क्या था, cos फाई इक्वल टू r बाय z। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, z cos फाई, समझ में आ रहा है, cos फाई इक्वल टू r बाय z, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z cos फाई, cos फाई इक्वल टू r बाय z, यानी कि r इक्वल टू z cos फाई, ठीक। तो r की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, आपको क्या नाम है, z भी पता है 70.75 और cos फाई भी पता है 0.707, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमको उस सर्किट का रेजिस्टेंस निकल आएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, 50.02
समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं किसमें, ओम में। तो 50.02। अब हम बात करेंगे क्या, सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करने की। हमने आपको बताया एल डायरेक्ट नहीं मिलेगा, एल से पहले आपको क्या मिलेगा, एक्सएल मिलेगा। तो सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करने की जब बात करेंगे हम, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल की वैल्यू कैलकुलेट होगी कैसे, जो हमने आपको इम्पीडेंस का फार्मूला आरएल सर्किट के लिए बताया था, जिसको हमने कहा था सिंपली जेड लिख सकते हैं या जेड आरएल भी डिनोट कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि आरएल सर्किट का इम्पीडेंस है। क्लियर है कि ये आरएल सर्किट का इम्पीडेंस है, उसके लिए। आगे बढ़ा जाए तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक, तो हमको जेड नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक्सएल। तो एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रूट ओवर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे रूट ओवर नहीं लगाया गया है, यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। उसको या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्सएल इक्वल टू रूट ओवर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ जेड की वैल्यू हमको पता है कितना 70.75, वो पुट कर देंगे। और आर की वैल्यू कैलकुलेट किए कितना हम 50.02, उसको पहले पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद जो कैलकुलेट होकर के हमारा एक्सएल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50.03 ओम। एक्सएल को भी हम मेजर करते हैं ओम में, यहाँ पे लिखा नहीं गया आपको, लेकिन जानकारी दी गई है और फिर से भी बताया जा रहा है, आप हमेशा नोटिस यूनिट का यूज करेंगे। ठीक, एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा 50.03 ओम। अब हम बात करेंगे कि एक्सएल इक्वल टू होता क्या है, ओमेगा इनटू एल। एक्सएल इक्वल टू होता क्या है, ओमेगा इनटू एल। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सएल बाय ओमेगा। एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा इनटू एल। तो एल इक्वल टू क्या जाएगा, एक्सएल बाय ओमेगा। एक्सएल की वैल्यू हमको पता है 50.03, वो पुट कर देंगे। ओमेगा की वैल्यू पता है 314, वो पुट कर देंगे। तो एल हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया कितना, 0.159 हेनरी, या इसको 0.16 हेनरी भी कह सकते हैं। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। क्लियर है, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। तो उसको हम हेनरी में ही डिनोट करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक, ये हो गया आपका। किसी को कुछ डाउट हो, डिस्कस करना हो तो अपना पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नहीं डिस्कस करना तो आगे बढ़ा जाए। अगला है हमारा कि a voltage V is equal to 200 root 2 cos 500t। a voltage V is equal to 200 root 2 cos 500t, comma P average is equal to 250 watt। P average is equal to क्या होता है, 250 watt। पावर फैक्टर 0.7 लैगिंग। कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर ऑफ द सिस्टम। कैलकुलेट क्या करना हमको, रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करना है सिस्टम को। ठीक, तो रिएक्टिव पावर का हमने आपको बताया था, पहले डेफिनेशन आपको रिकॉल कर दें कि रिएक्टिव पावर का डेफिनेशन क्या बताया गया था, द प्रोडक्ट ऑफ अपेरेंट पावर एंड साइन ऑफ फेज एंगल। द प्रोडक्ट ऑफ अपेरेंट पावर एंड साइन ऑफ फेज एंगल इज नोन एज ए रिएक्टिव पावर। इट इज डिनोटेड बाय Q। तो जब हम Q से डिनोट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, किसका किसका प्रोडक्ट है, अपेरेंट पावर मतलब S और साइन ऑफ फेज एंगल मतलब साइन फाई। तो Q इक्वल टू S इनटू साइन फाई, और S की वैल्यू क्या होती है, V इनटू I। तो हमारा क्या रहेगा, Q का फार्मूला V इनटू I इनटू साइन। ठीक, ये हो गया हमारा Q रिएक्टिव पावर का फार्मूला। तो ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमको डाटा में क्या क्या दिया हुआ है, आपको डाटा में दिया हुआ है क्या, 200 रूट 2 cos 500। ठीक, तो इस डाटा को हम कॉस में लिखें या साइन में लिखें, ये जो 200 रूट 2 है यही उसका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, इसका वोल्टेज का। क्लियर है यहाँ तक बात। अगर हमारा कोई वोल्टेज का इक्वेशन कॉस में दिया हो या साइन में दिया हो,
लेकिन जो मैग्नीट्यूड है 200√2, आप कॉस से साइन में चेंज करें या साइन से कॉस में चेंज करें, तो मैग्नीट्यूड में चेंजिंग नहीं आता है। मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, यानी कि अगर 200√2 आपका कॉस के साथ लिखा हुआ तब भी वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, 200√2 आपका साइन के साथ लिखा हुआ है तब भी आपका वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। आगे बढ़ा जाए। अब एवरेज पावर की बात करेंगे। एवरेज पावर के बाद जब हम लोग करेंगे तो एवरेज पावर P इक्वल टू क्या दिया हुआ 250 वाट। तो एवरेज पावर P का मतलब ये क्या है, जो टोटल पावर निकालता है। हमने आपको बताया था पहले, जब किसी भी सर्किट का पावर कैलकुलेट करते हैं, जब किसी भी सर्किट का हम क्या करते हैं पावर कैलकुलेट करते हैं, तो पहले इंस्टेंटेनियस फॉर्म में डाटा कैलकुलेट करते हैं। P इक्वल टू V इंटू आई, जहाँ पे वोल्टेज का एक्सप्रेशन पुट करते हैं, करंट का एक्सप्रेशन पुट करते हैं, फाइनली एक एक्सप्रेशन हमको मिलता है इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, ठीक। और उस एक्सप्रेशन से हम क्या करते हैं, उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, टोटल वैल्यू निकालने के लिए। तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वही उस सर्किट का टोटल पावर होता है P, जहाँ P का इक्वल टू होता है क्या, टोटल पावर हमारा किसी भी सर्किट के लिए P मतलब टोटल पावर, टोटल पावर मतलब एक्टिव पावर मतलब P, और P का फार्मूला क्या था VI cos, ठीक। आगे बढ़े। अब आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का नोटेशन क्या है, पावर फैक्टर का भी हमने बताया नोटेशन क्या है cos फाई। तो cos फाई की वैल्यू हो गई 0.7। अब हम क्या करना है, क्या करना है हमको, अब हमको P पता है और cos फाई पता है, ठीक। तो हमको कोशिश क्या करना है, पहले cos फाई से फाई निकाल लेंगे। तो cos फाई से फाई जब निकालेंगे हम, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 0.7 और फाई इक्वल टू cos इनवर्स 0.7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45.51 डिग्री, ठीक। ये आगे सेल्फ सॉल्व करने पे फाई इक्वल टू आ जाएगा कितना 45.51 डिग्री आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए। अब हमको टोटल पावर, जिसको मैक्सिमम पावर कहते हैं, उसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया था आपको, P इक्वल टू VI cos फाई। क्या होता है P इक्वल टू VI cos फाई। तो P क्या है, वही एवरेज पावर है, टोटल पावर है। तो P की वैल्यू पुट कर देंगे कितना 250 डिवाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा VI cos फाई। तो यानी कि 250 इक्वल टू VI इंटू 0.7। तो VI इक्वल टू कितना हो जाएगा, VI इक्वल टू हो जाएगा आपका 250 अपॉन 0.7। इसको पुट करने से क्या होगा कि हमको V और I की वैल्यू एक साथ मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, V और I की वैल्यू हमको एक साथ मिल जाएगी। तो जब V और I की वैल्यू एक साथ मिल जाएगी हमको, तो हम पुट कर देंगे Q वाले फार्मूले में, VI इंटू साइन। या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि केवल I कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि V भी आपको दिया हुआ है, V भी आपको दिया हुआ है, तो आप केवल I भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट कर करके हम Q वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, क्या VI साइन वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। तो जहाँ पे हमने आपको बताया था जितने फार्मूले तैयार हैं आपके सारे किस फॉर्म में, आपके RMS फॉर्म में। और जो आपका 200√2 दिया हुआ वो किस फॉर्म में, मैक्सिमम फॉर्म में है। तो RMS फॉर्म में वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, यानी कि 200√2 बाई √2 के √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए Q इज इक्वल टू जो आपका वोल्टेज का वैल्यू पुट किया गया केवल 200 पुट किया गया, ना कि √2 भी पुट किया गया, मतलब ना कि 200√2 पुट किया गया, केवल क्या पुट किया गया 200। और I की वैल्यू आपको दिख गया है कि P इक्वल टू VI cos फाई से निकालेंगे तो I इक्वल टू P अपॉन V cos फाई हो जाएगा। पुट करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी कितना 1.785। इसको पुट करने के बाद आपको रिएक्टिव पावर Q मिल गया कितना 254.898 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। हमेशा ध्यान रखेंगे एक्टिव पावर का यूनिट हम आपको बता चुके हैं वाट होता है,
और रिएक्टिव पावर का यूनिट बता चुके हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है, और अपरेंट पावर का यूनिट वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a 50 hertz sinusoidal voltage दिया हुआ है, a 50 hertz sinusoidal voltage V equal to 311 sin omega t, 311 sin omega t is applied to a RL series circuit. If the magnitude of resistance is 5 ohm, if the magnitude of resistance is 5 ohm and inductance 0.2 हेनरी, और इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है आपका 0.2 हेनरी। कैलकुलेट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, कैलकुलेट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एंड relative phase angle obtain the expression for the instantaneous current, obtain the expression for the instantaneous current। क्लियर है? एक आपका वोल्टेज है, एक 50 हर्ट्ज का साइनसॉइडल वोल्टेज है जिसकी वैल्यू आपका 311 sin ओमेगा टी दिया है, उसको अप्लाई कर रहे हैं सीरीज आरएल सर्किट के क्रॉस। यहाँ देखिए 50 हर्ट्ज एफ हो गया, आर की वैल्यू 5 ओम हो गई, एल की वैल्यू 0.02 हेनरी। ठीक, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या दिया हुआ है 311 दिया है, ओमेगा की वैल्यू क्या दिया है 2 पाई है। एफ को पुट करेंगे तो 2 पाई इंटू 50 हो जाएगा, 2 पाई इंटू 50 के हिसाब से 100 पाई। ठीक, तो आगे देखिए एक्सेल की वैल्यू क्या आती है, ओमेगा इंटू एल होती है, एक्सेल की वैल्यू क्या आती है ओमेगा इंटू एल। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए तो यहाँ V जो 311 है, V वोल्टेज की इक्वेशन में किसकी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। V मैक्स हो गया, बाकी डाटा हमने नोट कर ही लिया। F दिया था तो F से हमने ओमेगा निकाल लिया, वो 100 पाई हो जाएगा, और जब हमको L दिया है तो L को चेंज कर लिया हमने एक्सेल में। एक्सेल में हमें बार बार बता रहे हैं कि एक्सेल हमेशा जो L होता है वो हमेशा एक्सेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर करके तब सर्किट में यूज करते हैं। अगर हमको उस सर्किट्स में L कैलकुलेट करना होता है तो पहले एक्सेल कैलकुलेट करते हैं, तब हमको L मिलता है। तो एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा L,
एल एक्सएल इज इक्वल टू हम पुट कर देंगे 100 पाई इंटू 0.02, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 6.2। ठीक, पुट कर दिए। अब हमको क्या मिलेगा, अब जैसे हमने आपको बताया था सर्किट में पहले अगर हमको आर और एल निकालना है तो पहले सर्किट का हम क्या निकालते हैं, इम्पीडेंस। इसी तरीके से अगर हमको आर और एल दिया है तो पहले एल को एक्सएल में बदलते हैं और आर और एक्सएल की हेल्प से हम जेड को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इम्पीडेंस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट अभी आपको बताया गया क्या कि इम्पीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं और मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि आरएल सर्किट का तो उसको जेड आरएल भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंपली हम जेड से लिखते हैं। तो सिंपली जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरएल सर्किट के लिए रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर की वैल्यू हमको दिया हुआ कितना 5 ओम, देखिए रेजिस्टेंस लिखा हुआ है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस, तो कितना 5 ओम ये पुट कर देंगे और एक्सएल कैलकुलेट कर लिए 6.28, इसको पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख दिया गया आपका 25 और 6.28 का स्क्वायर लिख दिया 39.43। तो इसको जब हम सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे तो जेड की जो वैल्यू आई वो कितनी आ रही है 8.027। अब हमको जब जेड मिल जाएगा तो क्या करेंगे, उस सर्किट में अभी हमको क्या पता है करंट का, देखिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट उसमें क्या है, करंट का एक्सप्रेशन भी बताना, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टैन्टेनियस करंट। इंस्टैन्टेनियस करंट के एक्सप्रेशन में क्या होता है, इक्वल टू I माइनस sin ओमेगा t प्लस माइनस 5 भी हो सकता है। ठीक, तो प्लस माइनस 5 में मतलब कुछ 5 की वैल्यू होगी, तो 5 की कितनी वैल्यू होगी, सर्किट आ रहा है सारे डिस्कस हो चुका है आपसे। 5 की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 90 के बीच का, ना तो 0 होगा ना ही 90 होगा, ना 0 से कम होगा ना 90 से ज्यादा होगा, हमेशा जो होगा 0 से 90 के बीच का होगा आरएल सर्किट में। ये सारी डिस्कशन आपसे हो चुकी है। तो हमको बात कर रहे थे सेकंड पॉइंट में हमको क्या करना है, करंट का एक्सप्रेशन निकालना। तो करंट के एक्सप्रेशन में हमको मैक्सिमम वैल्यू भी लिखना होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जेड इज इक्वल टू, अभी हमने आपको बताया कि हर सर्किट के अंदर जहां पे हमने वोल्टेज ट्रायंगल बनवाया है, फिर उसके बाद सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट करने वाले के बाद लास्ट स्टेप पर जब हम आएंगे तो देखेंगे हर सर्किट के अंदर V इज इक्वल टू आई जेड हमने निकलवाया है, जहाँ V और I अपने आरएमएस फॉर्म में है, और जब हम इसको मैक्सिमम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V max इज इक्वल टू I max into Z। तो आपका V max इज इक्वल टू I max into Z हो जाएगा। तो हमको I max चाहिए, I max इज इक्वल टू क्या जाएगा, V max by Z। तो V max by Z जब हम पुट करेंगे तो V max की वैल्यू कितना है 311 और Z की वैल्यू कितनी है 8.027। ये हमने पुट कर दिया 311 डिवाइडेड बाय 8.027। पुट करने के बाद हमको करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई कितनी 38.74 एम्पियर। यहाँ सब यूनिट छूटा हुआ है, ये सब आपको समझना है, नोट करना है 38.74 एम्पियर। ठीक, अब हमको क्या करना है,